अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसके हवाले से कल हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो मार्किंग कर ली थी। अब देखिए बेटा, बेसिकली यहां तक ठीक है, कल आप लोगों ने मार्किंग जो है वो कर ली थी। और इसका हवाले से मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों जरूरी है। देखिए बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना, उन्होंने आपको एक सिंपल सी चीज समझाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, वो हमारे इस प्लेनेट पर लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। उसकी वजह यह है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने बेसिकली एक लेयर बना दी हुई है अराउंड द अर्थ, ठीक है। आई विल शेयर द पेंट। मैं अब यहाँ पर आपके साथ एक नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जी बच्चे, आप लोग ये समझ लें कि ये अब आपके पास जो है ना वो एक अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? अर्थ। जी बेटा, समझ लें कि ये हमारे पास अब अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के बाहर जो है ना एक लेयर बना चुका हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अराउंड द अर्थ, ठीक है। जमीन के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर बन चुकी हुई है। अब बेटा, ये जो लेयर है ना, बेसिकली इस लेयर का काम क्या है, ठीक है। दिस इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब होता यह है कि यह लेयर जब सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ये हमारे पास सन है बेटा। अभी सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं वो बेटा जमीन की तरफ तो आ जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो जमीन की तरफ आ रही हैं, और जमीन इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से इसको रिफ्लेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। ये बेटा लॉन्ग वेवलेंथ है जिसे जमीन क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है टूवर्ड्स स्पेस, स्पेस की तरफ। और बेटा बेसिकली ये जो आपके पास रेज है ना, इसे हम बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। मैं इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आई आर। आई आर का मतलब है जो इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब क्या है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो बेटा जमीन की तरफ पहुंच जाती है, और जमीन इसे एब्जॉर्ब करके दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ आई आर इंफ्रारेड रेडिएशन। इसे इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जो है ना इसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। अब बेटा जैसे ही ये रेडिएशन जमीन से बाहर जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो CO2 गैस है, ये इसी इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड द अर्थ, जमीन की तरफ, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना बेटा, बेसिकली ये आपके पास हीट की फॉर्म में होती है। इट इज अ बेसिकली हीट। ये अब हीट है आपके पास। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हीट है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस रिफ्लेक्ट कर देती है टुवर्ड अर्थ, जमीन की तरफ। तो जब ये जमीन की तरफ वापस आती हैं तो जमीन फिर से इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरह क्या होता है कि ये जो हीट है इट विल ट्रैप बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अर्थ। ये अर्थ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दरमियान में बेटा ट्रैप हो चुकी होती है, ओके। तो इस लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जमीन के दरमियान में ये जो हीट है ये ट्रैप हो चुकी है। अगर CO2 गैस नहीं होगी तो ये तमाम इंफ्रारेड रेडिएशंस बाहर स्पेस में चली जाएंगी। जब ये बाहर स्पेस में चली जाएंगी तो बेटा हीट जो है वो यहां मेंटेन नहीं रहेगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो हीट मेंटेन नहीं होगी। इसकी वजह से रात के टाइम जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कम, कि बेटा वो इतना कम हो जाएगा कि हमारे रहने के लिए काबिल नहीं है वो, और इवन के हर चीज जो है वो फ्रीज हो सकती है। जबकि दिन के वक्त ये टेम्परेचर इतना हाई हो सकता है कि दिन के वक्त यही टेम्परेचर जो है वो हमारे रहने के भी काबिल नहीं होगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेसिकली इसने हमारे इस जमीन पर रहने के काबिल एक एनवायरनमेंट को डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रहना पॉसिबल है।
अब मैं आपकी बुक शेयर कर रहा हूँ और बुक के ऊपर वर्डिंग जो है उसे हम लोग स्टडी करते हैं कि बुक की वर्डिंग वो आपको क्या कहती है। बेसिकली बुक की वर्डिंग में वो कहता है द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने जमीन के बाहर एक इन्वेलप की फॉर्म में एक लेयर बना ली हुई है, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ सन पास थ्रू इट एंड रीच अप टू अर्थ। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलाउ करती है कि जो अर्थ तक सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो बेटा जमीन तक पहुंच सकें। These rays are reflected from the earth's surface and go back to upper atmosphere। और अब यही जो सरफेस है, ठीक है, जो जमीन की सरफेस है वो इन्हीं रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड स्पेस, स्पेस की तरफ। ओके बेटा, तो इस तरह से नेक्स्ट वो कहता है द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन्स इनफ हीट टू कीप एटमॉस्फेयर वार्म्स, कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उसने इतनी हीट मेंटेन की हुई है जिससे हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप रहता है। सो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर। अब बेटा वो कहता है कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये बहुत ही जरूरी है ताकि इतनी हीट मेंटेन हो सके कि हमारा रहना यहां पर पॉसिबल हो। अब नेक्स्ट, अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन अनहैबिटेबल, अदरवाइज द अर्थ वुड हैव अनहैबिटेबल, अगर ये CO2 गैस नहीं होगी तो बेटा जमीन पर रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अनहैबिटेबल का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकेगा। The earth average temperature would about -20 डिग्री सेल्सियस। अगर ये CO2 गैस नहीं होती तो बेटा यही जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस होता, जो हमारे यहाँ रहने के काबिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर ना तो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना बेटा क्रॉप्स ग्रो करती हैं, इस वजह से हमारे ये रहने के काबिल टेम्परेचर नहीं है। रेदर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो जी बेटा ये हमने मार्किंग की थी यहाँ तक, और इसका मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेंटेन द लाइफ, या फिर इसका एक और क्वेश्चन था कि व्हाई CO2 गैस इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो जी बच्चे ये इसका आंसर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो प्रॉपरली समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि CO2 गैस इज एयर पोल्यूटेंट और नॉट, जस्टिफाई, कि CO2 गैस एक एयर पोल्यूटेंट है या नहीं, आपने इसको जस्टिफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, कि CO2 गैस एक एयर पोल्यूटेंट है या नहीं है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी बेस पर हम इसको यानी कि कह सकते हैं कि ये एयर पोल्यूटेंट है या नहीं है। अब वो क्या कहता है कि बेसिकली जो CO2 गैस है ना इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ये एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। व्हाई? अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अभी आपने एक इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि इसने जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है बेटा, कि इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो हमारे रहने के काबिल है। नंबर 2, यही बेटा जो CO2 गैस है ये प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अब प्लांट्स जो है वो इस CO2 गैस को इस्तेमाल करते हैं और CO2 गैस को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड बना लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये CO2 गैस नहीं होगी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और फिर प्लांट एयर में ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं करेंगे जो हमारे रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सो दैट्स व्हाई इस लिहाज से देखा जाए तो CO2 गैस एक लाइफ गैस है जो कि ये शो कर रही है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है। और अगर प्लांट्स जिंदा नहीं रहेंगे तो याद रखिएगा इस प्लेनेट पर कोई भी चीज जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है, यानी एनिमल्स भी तो प्लांट्स की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं ना, बिकॉज प्लांट्स आर because plants producing oxygen with the help of photosynthesis and release in environment, and same oxygen is utilized by the animals and in the process of respiration and it give out carbon dioxide gas। तो एनिमल और प्लांट्स दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है, और इसलिए अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ
life gas. तो CO2 gas is not the air pollutant. मैं अब रीडिंग कर रहा हूँ. Rather it is essential gas for plants as oxygen is essential for animals. ये plants के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए. Plants consume CO2 gas in photosynthesis process and produce oxygen. अब वो कहते हैं कि प्लांट CO2 गैस को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, while animals use oxygen in respiration and give out carbon dioxide gas. और फिर वही एनिमल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं for respiration and give out carbon dioxide gas. In this way, a natural balance exists between these essential gases as represented here. अब यहाँ जो हेयर की बात की हुई है ना, बेसिकली उसने एक डायग्राम है जो नीचे आपको शो की हुई है उसने, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं. इट विल प्रोड्यूस CO2 गैस एंड वाटर इन रेस्पिरेशन, और उसी को रिवर्स किया हुआ है इन फोटोसिंथेसिस. तो वहां उसने इस पिक्चर की मदद से शो किया हुआ है जो यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रही. ओके बेटा. अब वो आगे कहता है, but this balance is being disturbed by emitting more and more carbon dioxide in air through the different human activities. कि भाई अब ये जो बैलेंस था ना, वो बैलेंस बेसिकली डिस्टर्ब कर चुके हैं ह्यूमंस, ठीक है, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. जैसे कल आपने सोर्सेज में पढ़ा कि हम लोग किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम गैस, by burning of petroleum in different type of engines, and by burning of coal in thermal power stations in different activities के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इस लिहाज से CO2 गैस का यूज, इस्तेमाल जो है ना, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एक बैलेंस बनाया हुआ था नेचर ने बिटवीन दी ऑक्सीजन एंड CO2 गैस, वो हम डिस्टर्ब कर चुके हुए हैं. और सबसे बड़ी बात है कि डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत कर दी है, प्लांट्स बहुत ज्यादा काट दिए हैं, जिसकी वजह से CO2 गैस को अब यूटिलाइज करना प्लांट्स का काम है, और वो प्लांट्स ही नहीं है तो यूटिलाइज भी नहीं हो रही, इसलिए वो इस्तेमाल भी कम हो चुका है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो चुकी है. अब उसका क्या इफेक्ट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. यहां तक फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं.